हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्माण क्लासेस। मैं आपके एजुकेटर मेंटर और आप देख रहे हो निर्माण क्लासेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग, यानी कि क्यूरियोसिटी बुक हमने स्टार्ट करी है क्लास 6 की, और चैप्टर है हमारा सेकंड डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर बेटा हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। पहले हमने प्लांट्स की डाइवर्सिटी देखी, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स देखे हमने। उसके बाद हमने एनिमल्स की कल देखे थे कि एनिमल्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी डाइवर्सिटी के अंदर भिन्नताएं कैसे प्रेजेंट होती है। देन आज हम क्या करेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट सराउंडिंग के अंदर। प्लांट्स के अंदर कैसी डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है, एनिमल्स के अंदर कैसे शो होती है डाइवर्सिटी, और अपने जो आसपास की जो सराउंडिंग होती है, वातावरण होता है, उसमें हम अपने कौन कौन से डिफरेंस देख सकते हैं दोनों के अंदर। ठीक है, तो आज हम किसके एग्जाम्पल करेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ही। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले देखो, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग नेचर्स वॉक दैट डिफरेंट एनिमल्स लाइव इन डिफरेंट सराउंडिंग। आप लोगों ने जब आप देखते हो कि भाई आप अपने जब आप नेचर्स वॉक के ऊपर जाते हो, यानी कि जब आप अपनी प्राकृतिक सैर के ऊपर जाते हो, सुबह शाम दोपहर जब भी आपको मौका मिलता है, टाइम मिलता है, जब भी आप अपने सैर पे निकलते हो, तो आप अपने आसपास क्या देख पाते हो, आप ऑब्जर्व करते हो कि आपके आसपास डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं। ठीक है, यू हैव आल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन टेबल 2.5। आपको क्या करना है, जो आपकी टेबल है 2.5 वाली, उसके अंदर जीव जंतुओं के जो मूवमेंट है उनको कैप्चर करना है, यह कि मूवमेंट को रिकॉर्डेड करना है। डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग। क्या जो जंतुओं की मूवमेंट है वो आपके सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर फिशेस एंड गोट एज एग्जाम्पल। मान लेते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे हमने बकरी और मछली को लिया है, तो ये दोनों क्या करती हैं, फिशेस जो होती है वो रहती है बेटा पानी के अंदर। फिशेज कहाँ रहती है, फिशेज रहती है पानी के अंदर, जबकि गोट कहाँ रहती है, गोट रहती है लैंड के ऊपर। फिशेज लाइव इन वाटर। फिशेज कहाँ रहती है, फिशेज करती है पानी के अंदर रहती है, और उसको अपने पानी के अंदर रहने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, अपनी बॉडी के लिए उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर फिन्स प्रेजेंट होते हैं, जो उसे स्विम करने में उसकी मदद करते हैं। जबकि जो गोट होती है वो कैसी होती है, वो लैंड के ऊपर रहती है, घास वगैरह खाती है, ग्रेसी होती है, तो उसको मूवमेंट करने के लिए उसके पास क्या होते हैं, लेग होते हैं। दो एग्जाम्पल लिए, दोनों एग्जाम्पल में आपको डिफरेंस देखने को मिला कि भाई जो फिश होती है उसको स्विम करने के लिए उसके पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, जबकि जो गोट होती है उसके पास क्या होते हैं, लेग्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि गोट क्या करती है, लैंड के ऊपर सर्वाइव करती है, चलती है, फिरती है, घास खाती है, और फिश क्या करती है, स्विम करती है, मूवमेंट करती है पानी के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे देखें। आगे देखो, फिशेस लाइव इन वाटर। फिशेस पानी के अंदर रहती है। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड फिन्स फॉर द मूवमेंट इन द वाटर। उसकी जो बॉडी है वो कैसी है, स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है बेटा, आगे से पतली, आगे से पतली, फिर मोटी, फिर पीछे जाके पतली। ठीक है, इसको हम स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। आगे से पतली है उसकी बॉडी, बीच में मोटी है, लास्ट में जाके फिर पतली हो जाती है, उसको हम स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। गोट लाइव इन ग्रासी एरिया एंड मूव विद द हेल्प ऑफ द लेग। जो गोट होती है वो क्या करती है, वो ग्रासी एरिया के अंदर रहती है, और उस मूवमेंट के लिए कौन हेल्प करता है, उसके लेग हेल्प करते हैं। द साइज एंड शेप ऑफ द एनिमल्स आल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर। सो दोनों के साइज में भी आप अंतर देख सकते हो। गोट जो होती है साइज में बड़ी होती है, फिशेज जो छोटी होती है। तो ये हमारे पास डिफरेंस है। दोनों के एग्जाम्पल देखे हमने। A fish swim in waters with the help of the fins, यानी कि एक मछली जो होती है उसको स्विम करने के लिए पानी के अंदर फिन्स जो होते हैं उसके हेल्प करते हैं, जबकि जो गोट होती है उसको जमीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर चलने में लेग हेल्प करते हैं। देन हमारे पास आगे आती है एक्टिविटी, लेट अस कंपेयर एंड एनालिसिस। चलो हम तुलना करते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, लुक एट टेबल 2.6, रिक्रिएट ए सिमिलर टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड। हमें क्या करना है, हमें एक टेबल क्रिएट करनी है, रिक्रिएट करनी है, जैसे कि हमने टेबल्स ब्लैक बोर्ड के ऊपर बना रखी है, उसी प्रकार से हम बनाते हैं। लिस्ट द नेम ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स यू और योर क्लासमेट हैव ऑब्जर्व्ड इन द रीजन्स गिवन इन द टेबल्स। और ऑलरेडी
नोन अबाउट। अब आपको क्या करना है, आप और आपके जो दोस्त होते हैं, वो जो पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, जिनके भी नाम की सूची आप जानते हो, या फिर आपके जो दोस्त जानते हैं, या फिर आपके आसपास के जो रीजन्स में रहते हैं, उनको हमें नोट डाउन करना है। इफ यू एग्जांपल्स आर गिवन यू कैन ऐड मोर। इसने बोला है कि कुछ एग्जांपल्स इसके अंदर शो कर रखे हैं और बाकी के आपको ऐड करने हैं। देखो एग्जाम्पल हमें कौन कौन से लेने हैं। एग्जाम्पल्स एनिमल्स एंड प्लांट फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग। एनिमल्स और प्लांट्स वो लेने हैं जो अलग अलग सराउंडिंग में रहते हैं। अब हमारे पास सराउंडिंग कौन कौन सी दे रखी है। सराउंडिंग एक हमें डेजर्ट में बताने हैं, माउंटेन में बताने हैं, ओशन, फॉरेस्ट और एनी अदर्स रीजन्स जहाँ पे भी रहते हैं, जिसको आप जानते हो वो आपको नोट डाउन करना है। क्लियर। तो हम अपनी एक एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं। डेजर्ट के अंदर इन्होंने पहला दे रखा है कैमल। कैमल के अलावा प्लांट्स के अंदर कैक्टस लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं इधर, कैक्टस लिख सकते हैं, कैक्टस लिख सकते हैं। ठीक है। कैक्टस के बाद हम क्या लिख सकते हैं, मैरीगोल्ड डेजर्ट लिख सकते हैं। मैरीगोल्ड लिख सकते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है। देन माउंटेन, माउंटेन के अंदर कौन सा कौन आ जाएगा, डिओडर ट्री तो दे रखा है इन्होंने। देन हम लिख सकते हैं ईगल वॉक, ईगल याक। ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं माउंटेन गोट, माउंटेन गोट कहाँ रहती है, माउंटेन के अंदर। ठीक है। देन उसके बाद ओशंस के अंदर फिश का इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। फिश के बाद हम लिख सकते हैं शार्क। क्या लिख सकते हैं, शार्क। फिर आता है हमारे पास फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर लाइन दे रखा है। लाइन के बाद हम लिख सकते हैं टाइगर या मंकी, डियर्स, ओक लिख सकते हैं, वाइल्ड फ्लावर्स लिख सकते हैं। ठीक है, वाइल्ड फ्लावर, वाइल्ड फ्लावर हो गया। ठीक है। और एनी अदर्स रीजन्स के अंदर आपको जो भी पता है वो आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ। डेजर्ट के अंदर फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास कैमल है, दूसरा एग्जांपल हम कैक्टस ले लेंगे, तीसरा एग्जांपल हम डेजर्ट टॉर्टोइज ले सकते हैं, या फिर मैरीगोल्ड जो डेजर्ट के अंदर रहता है वो ले लेंगे। ठीक है। माउंटेन के अंदर डिओडर ट्रीज तो है इसके अंदर। सेकंड एग्जांपल हम किसका लेंगे, ईगल योक का या फिर एल्पाइन का। ठीक है। ओशियंस के अंदर फिश हमारा एक एग्जांपल है, दूसरा हमारा हो जाएगा शार्क या डॉल्फिन, तीसरा हो जाएगा व्हेल या कोल्स। ठीक है। फॉरेस्ट के अंदर लाइन हो गया, टाइगर मंकी हो जाएगा, वाइल्ड फ्लावर्स हो गए और बैम्बू हो गया। ठीक है। एनी अदर्स रीजन्स के अंदर जो आपको कुछ पता है तो आप कमेंट में मुझे बताएंगे जरूर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास what are your observations regarding plant and animal found in the various region। अब आपकी जो ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने की है उसके हिसाब से आपने क्या नोटिस किया है, क्या रिलेशन मिला है आपको प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट। अपने जो सहपाठी हैं, आपके जो क्लासमेट है उनके साथ आपको डिस्कस करनी है आपकी ऑब्जर्वेशन। यू माइट ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल 2.6 दैट द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन वन काइंड ऑफ रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज फाउंड इन अदर काइंड ऑफ द रीजन। क्या बताया बेटा इसने बता दिया कि जो आपकी टेबल है 2.6 वाली, उसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स है वो क्या है, एक रीजन में ही डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। क्या कहने का मतलब क्या है कि एक प्रकार के रीजन में ही पौधे और जंतु जो दोनों पाए जाते हैं, दोनों में ही भिन्नताएं देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्यूरिंग ए डिस्कशंस इन द क्लासरूम Alex recall that observed cactus plant with thick and fleshy stem in the desert of Rajasthan। अब जो क्लास के अंदर डिस्कशन हुआ, क्लास ड्यूरिंग ए डिस्कशन इन द क्लासरूम, यानी कि जो क्लासरूम का जो डिस्कशन था उसके दौरान ही एलेक्स को याद आया कि उसने राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है वहां पे उसने क्या देखा, मरुस्थल में जो मोटे और ये जो प्लांट्स विद थिक एंड फ्लैशी स्टेम वाले, यानी कि जो मोटी और मसल्स तने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैक्टस प्लांट्स बोलते हैं। कैक्टस को हिंदी में बोलते हैं नागफनी। ठीक है।
क्या बोलते हैं, नागफनी बोलते हैं। तो नागफनी यानी कि कैक्टस क्या होता है, थिक होता है, मोटा तना होता है उसका, और फ्लैसी स्टेम होता है यानी कि फ्लेक्सिबल्स होता है, मुड़ जाता है, टूट जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। देन उसके बाद माया शेयर दैट सी सा डियोडर ट्री इन द हिमालय ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो माया है वो शेयर करती है कि उसने हिमाचल में यानी कि हिमालय क्षेत्र के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर उसने कौन से देवदार के ट्री देखे थे, ठीक है। These trees are conicals in shape and have flexible and sloping branches. अब ये जो डियोडस ट्री है इनकी शेप कैसी होती है, ये फ्लेक्सिबल्स होते हैं, देखो फ्लेक्सिबल्स और स्लोपिंग ब्रांचेज होती है, कोनिकल्स इनकी शेप होती है। क्या बताया इन्होंने बताया कि भाई ये वृक्ष जो होते हैं कोनिकल्स यानी कि शंकु के आकार के, शंक्वाकार होती है, और इनकी जो फ्लेक्सिबल्स और स्लोपिंग ब्रांचेज होते हैं, लचीली और नीचे झुकी हुई इनकी ब्रांचेज होती है। नोटिस दैट दीज टू plants type of plants found in different regions are different from each other। अब आपने नोटिस किया होगा कि ये जो दो प्लांट अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होता है, एक राजस्थान में एक हिमाचल में, तो दोनों के रीजन में और दोनों की जो वेराइटी है उनके अंदर डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है भाई, दोनों अलग अलग क्षेत्र में पाए जाते हैं तो दोनों एक दूसरे से भिन्न है, तो ऐसा क्यों है, चलो हम कुछ तो इसका आंसर निकालेंगे। Why does the biodiversity of a regions vary from that of another? जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से अलग क्यों होती है, ठीक है। Let us find out, चलो इसका कुछ पता करते हैं। There is very little water available in the desert। तो राजस्थान के अंदर क्या है, राजस्थान में पानी बहुत कम रहता है, वहां पे क्या है, सूखा ज्यादा है, और वाटर्स जो है लिटिल्स वाटर्स अवेलेबल, कम मात्रा में पानी प्रेजेंट होता है। A hot desert is typically very hot during the day and very cold at the night। अब देखो जो डेजर्ट होता है वो क्या होता है, दिन में तो क्या हो जाता है बेटा, जल्दी गर्म हो जाता है, रात के समय जो मिट्टी होती है, बालू मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, वो दिन के टाइम में क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है, और रात के समय में क्या हो जाती है, जल्दी कोल्ड हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से वहां पे क्या होता है, मरुस्थल में डेजर्ट के अंदर जो दिन में धूप होती है, वो मिट्टी होती है, वो एकदम से गर्म हो जाती है, रात में जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए वहां के जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसे मिलेंगे कि उनको अत्यधिक गर्मी भी सहन कर सके, और रात में जब ठंडा होता है तो वो भी सहन कर सके, यानी कि कोल्ड और हॉट दोनों कंडीशंस को वो लोग सहन कर पाते हैं, ठीक है। द fleshy stem of plant found in the desert can store water and help them to tolerate the hot conditions in these places। अब इसने बता दिया कि जो वहां के फ्लैसी स्टेम वाले प्लांट हैं, जो कि फ्लैसी स्टेम आप बोल सकते हो कि वहाँ जो कि क्या बोल सकते हो आप उसको, मसल्स तने वाले, यानी कि वो क्या करते हैं, हैवी तने वाले प्लांट्स जो क्या करते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि गर्म जो हॉट जो सीजन रहता है, हॉट गर्म परिस्थिति जब रहती है, वहां उन लोग वे पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो उस कंडीशन को सहन कर पाते हैं, ठीक है। The mountain in extremely cold region experience frequent snowfalls। जो बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बर्फ वगैरह गिरती है, तो ऐसी बनावट के लिए क्या होता है, ऐसे बना द माउंटेन इज एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल्स। जो माउंटेन्स होते हैं, कोल्ड रीजन्स होते हैं, वहां पे जहाँ पे बर्फ गिरती है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशन सम ऑफ ट्री हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो slide off easily। Conical shape and sloping branches of the other tree enable them to do so easily। अब इसने बता दिया कि भाई जहाँ पे बर्फ गिरती है, जहाँ पे ठंडे इलाके होते हैं, वहां पे क्या होता है, वृक्षों की जो बनावट होती है वो ऐसी होती है कि उनपे अगर बर्फ गिर भी जाएगी, यानी कि कोनिकल शेप के जो होते हैं, कोनिकल शेप के होते हैं, यानी कि ऊपर से जब स्नोफॉल होती है तो वो क्या होती है, यहाँ से उनको स्लिप करके नीचे गिर जाती है, ठीक है, पेड़ों के ऊपर नहीं रुक पाती। देवदार के वृक्ष यानी कि डियोडर्ट प्लांट ऐसी शेप के होते हैं। क्लियर, आगे देखो। You must have understood by now that the biodiversity vary from region to region because of diverse condition। आप लोग समझ गए हैं कि जो अलग अलग स्थितियां, अलग अलग स्थानों में जैव विविधता होती है, वो अलग अलग परिस्थितियों में एक दूसरे से बहुत अलग होती है।
Look at the image of a camel from the hot desert of Rajasthan and camel from the cold desert of Ladakh. अब एक साइड में राजस्थान का ऊंट दिखाया गया है, दूसरी साइड में दूसरी साइड में जो कैमल दिखाया गया है वो कहाँ का दिखाया गया है, वो लद्दाख का दिखाया गया है। यानी कि एक जो कैमल है वो गर्म इलाके का है, दूसरा जो कैमल है वो कोल्ड इलाके का है। ठीक है, अब हमें क्या देना है, इन दोनों में डिफरेंस देखना है, क्या इनसे हमें लाभ होता है, क्या डाइवर्सिटी में डिफरेंस मिलता है, क्या हम इनके ऑब्जर्वेशंस करते हैं, सारी चीजें हमें देखनी है। व्हाट आर द डिफरेंस यू ऑब्जर्व बिटवीन देम, आप क्या डिफरेंस इनके अंदर कर पाते हो। व्हाट एडवांटेजेस डू दिस डिफरेंस प्रोवाइड टू दिस कैमल, अब ये जो अंतर है इनके कारण ऊँटों को क्या लाभ होते हैं। देखो बेटा, एक तो हमारे पास है ये जो कैमल है ना, ये कैमल है हमारे पास राजस्थान का जो कि हॉट डेजर्ट एरिया में है। ये जो कैमल है ये हमारे पास है कोल्ड डेजर्ट जहाँ पे लद्दाख का है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, दोनों में डिफरेंस बताना है। द कैमल ऑफ द हॉट डेजर्ट हैज लॉन्ग लेग विद वाइड हूव्स, जो कैमल डेजर्ट के अंदर रहता है यानी कि गर्मी वाले इलाके में रहता है उसके क्या है, लॉन्ग लेग्स विद वाइड हूव्स। ये इसके जो लेग है ना, ये लॉन्ग लेग्स है और इसके जो पैर है नीचे वाले जिसको हम क्या बोलते हैं, हूव्स, खुर जिसको बोलते हैं, वो कैसे हैं, चौड़े हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, wide hooves help these camel to walk on the sandy desert, ठीक है, विदाउट सिंकिंग इनटू द सैंड। जो लंबे चौड़े खुर जो है, हूव्स जो है वो क्या करते हैं, वो कैमल को जो मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, उसमें चलने में सहायता करते हैं। दूसरी ओर ऑन द अदर हैंड द हाइट एंड लेग्स ऑफ कैमल्स ऑफ ए कोल्ड डेजर्ट आर कंपैरेटिवली शॉर्टर देन दोज फाउंड इन द हॉट डेजर्ट। अब दूसरी साइड वो कैमल है जो कि ठंडे इलाके में रहता है, उसकी हाइट और जो उसके लेग है वो कैसे हैं, वो छोटे हैं एज कंपेयर टू हॉट डेजर्ट कैमल से। ठीक है, दीज शॉर्ट लेग अलाउ देम टू वॉक इजिली इन माउंटेन्स रीजन, और ये जो छोटे पैर है ये क्या करते हैं, उसको माउंटेन रीजन पे, बर्फीले रीजन पे चलने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इन डेजर्ट फूड इज नॉट अवेलेबल इजली, जो राजस्थान जगह है, मरुस्थलीय जो जगह है, वहां पे जो फूड है वो इजली अवेलेबल नहीं होता। कैमल स्टोर फूड इन देयर हेम्प, जो कैमल्स होते हैं, ऊंट जो होते हैं, वो अपने फूड को कहाँ स्टोर करते हैं, अपने हम्प्स के अंदर स्टोर करते हैं। कैमल फाउंड इन हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प ईच दैट हेल्प देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कार्सिटी ऑफ द फूड। अब जो कैमल्स होते हैं उनके अंदर, डेजर्ट वाले कैमल्स के अंदर एक हम्प सब के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये हम्प क्या करता है बेटा, ये हम्प जब फूड की कमी हो जाती है उस टाइम पे कैमल्स को जिंदा रहने में मदद करता है, क्योंकि उसके अंदर जो स्टोर फूड होता है वो यूज कर लेते हैं कैमल्स। ठीक है, कैमल फाउंड इन द कोल्ड डेजर्ट हैव टू हम्प ईच, अब जो कैमल कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं उनके पास 2 हम्प्स होते हैं प्रत्येक के अंदर। ठीक है, डेजर्ट वाले के पास, हॉट डेजर्ट वाले कैमल के पास एक हम्प होता है, कोल्ड डेजर्ट वाले हम्प कैमल के पास 2 हम्प होते हैं। ठीक है, these 2 humps shrink in the late winter because there is not much food available in the cold desert and they have to use food stored in their hump during that time। अब ये जो कोल्ड डेजर्ट वाले ऊंट होते हैं ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो दोनों हम्प हैं वो क्या करेंगे, जो विंटर सीजन होते हैं उनके लास्ट के दिनों में श्रिंक कर जाते हैं, यानी कि छोटे हो जाते हैं, बिकॉज जो कोल्ड डेजर्ट है उसके अंदर जो फूड होता है वो अधिक उपलब्ध नहीं होता, और उस समय उन्हें जो हम्प के अंदर जो फूड स्टोर होता है उसी का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, मोरओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक, इनके अंदर क्या होता है, इनके लंबे लंबे बाल हो जाते हैं सिर से लेके गर्दन तक। ठीक है, विच हेल्प देम सर्वाइव द कोल्ड विंटर ऑफ लद्दाख, जो कि उनको लद्दाख के अंदर सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। What other features can help camel to survive in the desert, मरुस्थल में जो ऊंट होते हैं उनको जीवित रहने के लिए और कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं या सहायक हैं। Other students also start sharing their observations. Kashi from Rajasthan says that camel
excrete small amount of urine, their dung is dry and do not sweat. अब जो क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर जो और बच्चे थे, उन्होंने अपनी अपनी बातें शेयर करनी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो एक बच्चा से डिस्कस होता है तो बाकी सभी बच्चे अपनी अपनी राय देना स्टार्ट कर देते हैं ना। तो उसी में से एक बच्चा है काशी। काशी ने कहा कि जो ऊंट होते हैं वो क्या करते हैं, कम मात्रा में यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने बताया कि जो कैमल्स का डंग होता है वो भी कैसा होता है, ड्राई होता है, और कैमल्स जो होता है उसको स्वीट्स नहीं आते, यानी कि दे डू नॉट स्वीट, उसके पसीने नहीं आते। एज कैमल डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, जो कैमल्स होता है वो अपने शरीर से जो पानी है उसको ज्यादा मात्रा में एक्सक्रीट नहीं करता, क्योंकि दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। इसलिए क्योंकि वो पानी पिए काफी दिनों तक जीवित रह सकता है। माया टॉक अबाउट अ सिंक प्लांट विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर। जो माया है, माया ने नीलगिरी के 16 वन में देखे खूबसूरत लाल फूलों वाले रोहोडोडेंड्रॉन्स इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी। जो माया है, माया ने नीलगिरी की 16 वन देखे, उसमें जो खूबसूरत प्लांट्स थे, फूल थे लाल फूलों वाले, जिसको हम रोडोडेंड्रोन बताते हैं, जिसको हम बुरांस भी बोलते हैं, उसके बारे में उसने बताया। Here rhododendrons are of certain height and have smaller leaves to survive through the heavy wind on mountain tops. उसने क्या बताया कि जो रोडोडेंड्रोन प्लांट्स है, फ्लावर है, इसके क्या होता है, ये कम ऊंचाई पे होती है और इसकी जो लीव्स होती हैं वो छोटी होती हैं। किस लिए होती हैं? क्योंकि जो माउंटेन्स होते हैं, जो हाइट पे जो माउंटेन्स होते हैं उसके ऊपर क्या होती है, तेज हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से वो लोग जीवित रह सकते हैं। However, पेमा who is from सिक्किम, अब पेमा है वो कहाँ से रहती है, कहाँ की रहने वाली है, वो सिक्किम है। उसने बताया mention that she has observed rhododendrons in the nearby mountain to be taller. उसने बताया कि नहीं, सिक्किम के पास जो प्लांट्स है रोडोडेंड्रॉन्स के, वो तो काफी लंबे देखे जाते हैं। सो इवन प्लांट्स सच एज रोडोडेंड्रॉन्स में exhibit different features in different region to survive the condition of this region. इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि बेटा अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लांट, सेम प्लांट में भी डाइवर्सिटी मिल सकती है, डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल सकती है। अब ये जो एग्जाम्पल है हमारे पास, देखो रोडोडेंड्रॉन्स प्लांट्स कैसे होते हैं। सी द प्लांट, ओके। देन नेक्स्ट आगे स्टार्ट करें। Sagar tell his classmate that he went to the Andamans and Nicobar Island with his parent for a special event. अब सागर है, एक बच्चे का नाम है, जो अपना एक इवेंट शेयर करता है। वो बताता है कि वो अंडमान और निकोबार आइसलैंड पे गया था अपने पेरेंट्स के साथ, कोई स्पेशल ओकेजन था उस टाइम पे, ठीक है। He saw huge whales and colorful fishes in the oceans. वहां पे वो क्या देखता है, whales और मछलियां देखता है रंग बिरंगी, ठीक है। His father explained that the streamlined body of the fishes help them to swim in the water. उसके जो फादर हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं, वो उसको बताते हैं कि क्या मछलियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, मछलियों के अंदर जो उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है, जो उनको स्विम करने में हेल्प करती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी अभी मैंने बताया था कि आगे से पतली, पीछे बीच में जाके मोटी, लास्ट में जाके फिर पतली हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी। चलो, we have learned that the plant and animals living in a particular regions have special feature that make them fit to survive here. अब हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि भाई अलग अलग क्षेत्रों में पौधे और जंतु होते हैं, उनकी विशेषताएं भी अलग अलग होती हैं, जो वहां पे जीवित रहने के लिए उनको सक्षम बनाती हैं। और ये जो विशेषताएं होती हैं क्या करती हैं, दीज स्पेशल फीचर दैट एनेबल प्लांट एंड एनिमल टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड अडप्टेशन। अब हमारे पास अडप्टेशंस की डेफिनेशन आती है कि अडप्टेशंस क्या होते हैं। तो अडप्टेशंस उसको बोलते हैं कि वो चीजें जो किसी भी एनिमल्स और प्लांट्स को उस जगह पे रहने के लिए, पर्टिकुलर रीजन्स पे रहने के लिए अनुकूल बनाती है, जीवित रहने में सक्षम बनाती है, वो क्या कहलाती है, वो अडप्टेशन कहा जाता है या अनुकूलन कहलाता है। द स्पेशल फीचर दैट एनेबल्स प्लांट एंड एनिमल टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर रीजन्स आर कॉल्ड अडप्टेशन।
क्लियर? आगे चलें। The place where plant and animals live is called their habitat. Okay, बीच में छूट गया. The shape of the deodar tree and height of the rhododendrons are adaptation that enable them to survive in the mountains region. जो shape है deodar plants की और जो उनकी हाइट है, उनका आकार है, वो क्या करता है, वो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है माउंटेन्स रीजन्स के अंदर. द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइव इज कॉल्ड इट देयर हैबिटेट. अब बोलते बेटा हैबिटेट किसे बोलते हैं, आवास किसे कहते हैं, वो स्थान जहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु रहते हैं वो उनका हैबिटेट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल्स इन द सी और द ओशियन. एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि जो समुद्र के अंदर कछुए होते हैं या समुद्र के अंदर जो कछुए होते हैं वो समुद्र या फिर जो महासागर होते हैं वो उनका हैबिटेट होता है. द हैबिटेट ऑफ ए कैमल इज द हॉट और कोल्ड डेजर्ट. जो कैमल्स होते हैं उनका हैबिटेट कौन सा है, या तो हॉट डेजर्ट या कोल्ड डेजर्ट. एंड द हैबिटेट ऑफ रोडोडेंड्रॉन्स इज द माउंटेन. The habitat of plant and animals provide them food, waters, air, shelters and others need for their survival. सब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो हैबिटेट होता है वो स्थान जहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं उसको तो हमने हैबिटेट बोल दिया. अब इसने बोला कि जो हैबिटेट होता है जीवित रहने के लिए, उनको अपने हैबिटेट में जीवित रहने के लिए, अपने आवास स्थान में जीवित रहने के लिए उनको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है. तो फूड हो गया, वाटर, एयर, शेल्टर्स. ठीक है, क्लियर. हैबिटेट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन. जो आवास होता है वो किसी भी क्षेत्र की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो उसको निर्मित करने में यानी कि उनको शेप देने में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है. फिर हमारे पास आता है नो ए साइंटिस्ट. एक साइंटिस्ट है सलीम अली, इनके बारे में आपको जानना है. देखो सलीम अली 1896 से 1987 के बीच में इनका जन्म मृत्यु है, यानी कि 1896 में इनका जन्म है और 1987 में इनकी मृत्यु हुई है. ये क्या थे, सलीम अली ने क्या किया कि भाई सलीम अली ने पक्षियों की जो डाइवर्सिटी थी उनका ऑब्जर्वेशन करने के लिए भारत की यात्रा की. उसके बाद उन्होंने क्या किया, सभी पक्षियों की एक लिस्ट तैयार की जिसमें उनकी यात्रा के दौरान जितने भी पक्षी उन्होंने देखे, उनके आवास को देखा, उनके बारे में उन्होंने इस चीजों में अंकित कर दिया, लिख दिया. फिर उन्होंने जो पक्षी यानी कि खत्म हो रहे थे, विलुप्त हो रहे थे, उनकी विविधता को बचाने के लिए उन्होंने संरक्षण के उपाय किए. ठीक है. फिर ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, भरतपुर है राजस्थान, और रंगनाथिट्टी पक्षी अभ्यारण्य मंड्या कर्नाटक जैसे संरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण है. इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों पर 10 खंड की ऐसी ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी. इन्हें क्या हुआ, भारत का पक्षी पुरुष यानी कि बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है. अब हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चन में आता है बर्डमैन किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएंगे बर्डमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको, सलीम अली को. ठीक है. 1976 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था. तो इनके बारे में चलो हम जान लेते हैं. सलीम अली का जन्म हमने पढ़ लिया. ये क्या करते थे, ट्रेवल कर रहे थे अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन द बर्ड. ये जो पक्षी होते हैं उनकी विविधताओं का अवलोकन करने के लिए भारत की यात्रा कर रहे थे. फिर उन्होंने क्या किया, ही प्रिपेयर्ड लिस्ट ऑफ बर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड देयर ट्रेवल रूट एंड द हैबिटेट. उन्होंने क्या किया, पक्षियों की एक लिस्ट तैयार की और जिसके उनके जो ट्रेवलिंग के टाइम में, यात्रा मार्ग के टाइम में, और उनकी जो हैबिटेट है, उनका जो हैबिटेट है यानी कि उनका जो आवास स्थान है उनको भी उन्होंने लिखा. उसके बाद ही रिकॉर्डेड द रीजन विद हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड एंड टुक मेजर टू कंजर्व दिस रीजन. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पक्षियों की जो ज्यादा डाइवर्सिटी थी उन क्षेत्रों को अंकित किया और उनको संरक्षण के लिए उन्होंने क्या किया, उपाय करने स्टार्ट कर दिए. अब इनके जो उपाय वाली जगह थी वो कौन कौन सी थी, एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था, केवलादेव नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान, और राजस्थान के अंदर रंगनाथिट्टी पक्षी अभ्यारण्य, रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी इन मध्य. ठीक है. उसके बाद इसके पास था भाई
मंडा के बाद कर्नाटका आर दी एग्जाम्पल ऑफ रीजन सी प्रिजर्व्ड, यानी कि ये राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य थे जहाँ पे इन्होंने पक्षियों को संरक्षण दिया। ही रोट ए लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक ऑफ ऑन बर्ड इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत का जो उपमहाद्वीप है उसमें पक्षियों के 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी, ठीक है, जिन्हें उन्होंने ही रेफर्ड एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से उन्हें भारत का पक्षी पुरुष यानी कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। He was awarded पद्म विभूषण in 1976। इनको 1976 के अंदर पद्म विभूषण की पदवी से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। What are the different way in which you can grow plants and animal based on their habitat? आप किन किन विविधताओं या फिर कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिनके हिसाब से आप प्लांट्स और एनिमल्स को उनके हैबिटेट के बेस पर अलग कर सकते हो। One way is to group them into those that live on land and those that live in water। एक तो ये होता है कि हम उसको जमीन पे कौन कौन से रहते हैं, यानी कि that live on land और that live on water, पानी में और जल और थल, ठीक है, दोनों के हिसाब से उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। The plant and animal that live on the land are said to live in terrestrial habitat। अब देखो वो प्लांट और एनिमल्स जो कहाँ पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्टेरियल हैबिटेट, यानी कि जो टेरेस्टेरियल लैंड के ऊपर रहते हैं उसको हम थलीय हैबिटेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ टेरेस्टेरियल हैबिटेट आर द फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन। दूसरा, जो प्लांट और एनिमल्स कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन से, पॉन्ड्स हो गया, लेक हो गया, रिवर्स और ओशियंस हो गए, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड आता है एम्फीबियंस, यानी कि जिसको हम उभयचर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग कैन लाइव इन वाटर्स एज वेल एज लैंड। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर और लैंड के अंदर दोनों में रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं, यानी कि उभयचर बोलते हैं। What would happen if the habitat of a plant or an animals is damaged? क्या होगा जब किसी plants और animals का जो habitat है वो damage हो जाएगा। What would happen if a goat does not get grass to eat? क्या होगा जब एक बकरी, एक गोट घास खाना बंद कर देगी। Can a fish survive without water? क्या कोई मछली है वो बिना पानी के जीवित रह सकती है। Check with your parents, grandparents and neighbors to know about the plant, bird, insect or any other animals they used to see frequently in their childhood but do not see as often now। आप अपने दादा, माता पिता, पड़ोसी, उन सभी के साथ जिनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो, उनके साथ आपको क्या करना है, पक्षी हो गए, कीट पतंग हो गए, जंतु हो गए, उनके बारे में जिनको आपने बचपन में देखा था और अब वो आपको कम दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि उनका जो हैबिटेट है वो चेंज हो गया या डैमेज हो गया। The damage or to habitat of plants and animals result in loss of their homes, food and other resources. This lead to the loss of biodiversity। जो पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, उनके आवास का जो डैमेज हुआ है वो उनका घर, भोजन और जो जितनी भी चीजें थी वो सब उन सब से वो वंचित हो गए, जिससे क्या हुआ, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है। क्लियर। अब हमारे पास आता है populations of the Bengal tiger, cheetah and great Indian bustard has declined in India due to loss of natural habitat caused by human activity। भारत में बंगाल बाघ, चीता, गोडावन यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उनकी जो संख्या है उनकी जो गतिविधि है उनके अंदर कमी आई है। और कमी किस प्रकार से आई है, मानव की गतिविधियों की वजह से कमी आई है, ठीक है। अब आता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या कर रही है, इन बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कुछ प्रोजेक्ट निकाल रही है। द प्रोजेक्ट टाइगर, एक तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो बाघ योजना प्रारंभ की गई है 1973 के अंदर, टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइन पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर। और ये प्रोजेक्ट क्या करता है, बंगाल टाइगर्स को प्रोटेक्ट करता है। द चीता
रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन 2022। एक हमारे पास आता है चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, इसकी प्रारंभ कब हुआ था? 2022 के अंदर किया गया था, ठीक है। फिर आता है हमारे पास प्रोटेक्ट एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड द महाराष्ट्र, और इसी प्रकार से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के आवासों में संरक्षित क्षेत्र भी इनको घोषित किया गया है। अब देखो नीचे डायग्राम दिखा रखे हैं, बंगाल टाइगर का, चीता का और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सारी चीजें हैं। फिर हमारे पास कौन सा है? लास्ट एंड लिस्ट, परंपरागत रूप से संरक्षित वन यानी कि पवित्र उपवन, स्केर्ड ग्रोव्स। Scared groves are undisturbed patches of the forest। जो स्केर्ड ग्रोव्स जो होते हैं, जिसको हम पवित्र उपवन बोलते हैं, वो अबाधित वन क्षेत्र है जिसका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है, जिसको गांव में हम बनी बोल देते हैं ना, वो उस टाइप के जो स्केर्ड ग्रोव्स होते हैं। देयर साइज में वेरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज, ये छोटे से बड़े हो सकते हैं। स्केर्ड ग्रोव्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया। They are home to different kind of plant and animal, including numerous medical plants। अब जो स्केर्ड ग्रोव होते हैं वो सभी जगह प्रेजेंट होते हैं इंडिया के अंदर, वो चाहे उसके, ये क्या है, ये प्लांट्स और एनिमल्स की, यानी कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स इसके अंदर रहते हैं। यहाँ तक कि जो मेडिकल प्लांट्स होते हैं वो भी इसके अंदर, जड़ी बूटी वाले प्लांट्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। These are protected by the local community and no one is allowed to harm any animals and cut tree in these groves or disturbed area। ये वो इस जगह को लोकल कम्युनिटी वाले प्रोटेक्ट करते हैं, इसको कोई काटता नहीं है, इसको कोई हार्म नहीं पहुंचाता है, ठीक है। जैसे गाँव में बनी टाइप की होती है ना, बनी बोलते हैं जिसको, वो लोग काटते नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, यूज करते हैं। दिस वे स्केरक्रोव्स आर कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रीजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और ये पेड़ों को काटने या क्षेत्र को क्षति पहुंचाने की इनको अनुमति नहीं दी जाती है। फाइंड आउट अबाउट द स्केर्ड ग्रू इन योर रीजन, आपके आसपास में जो स्केर्ड ग्रू है उसकी जगह को आप पता लगाइए कौन सी जगह। We must protect biodiversity to ensure our planet is full of life happening, plant and animal to survive and thrive। हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन को पूरा सुनिश्चित बनाए रखने के लिए क्या करना है? बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करनी है, और ताकि उसके अंदर से जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो जीवित रह सके, सरवाइव कर सके और फलते फूलते रह सके, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था भैया, और ये चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है। कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। सभी को समझ में आ गया? बाय बाय, टेक केयर।